Hello friends, hope you must be well. Okay, तो लास्ट टाइम वी स्टडीड डिफरेंट टेंसेस और उसके बाद आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था। होप आपने अच्छे से किया होगा और उसमें कुछ भी क्वेरीज है तो हमें लिख के बताना। अब टेंसेस इतने सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि कहाँ पे मुझे गो बोलना है, कहाँ पे मुझे वेंट बोलना है, कहाँ पे वॉज गोइंग आएगा, कहाँ पे हैव गॉन होगा। एंड समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज बिटवीन टू डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। तो आज का पूरा सेशन हम उसी के ऊपर लेने वाले कि कुछ टेंसेस ऐसे हैं जहां पे पढ़ने के बावजूद स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो वो जो टेंसेस है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टेंस है उसमें वो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम सीधा एग्जाम्पल से जाएंगे। You need to think about the difference between these two sentences. What is the difference between I do my homework and I am doing my homework? As you can see in these examples, the difference lies in the form of the verbs. In the first sentence, the verb is do, whereas in the second sentence, the verb is am doing. अब सबसे पहले तो हम ये दोनों ही सेंटेंस का डिफरेंस समझेंगे कि जब मैं आई डू बोलता हूं तो मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, और जब मैं आई एम डूइंग बोलता हूं तो मेरे कहने का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, द मोमेंट आई से आई डू माई होमवर्क, मैं शायद ये कहना चाहता हूं कि होमवर्क करने की जो क्रिया है या होमवर्क करने का जो काम है वो या तो मैं रोज करता हूँगा या फिर मैं उसको बार बार करता हूँगा, जैसे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, या फिर मैं उसको कभी कभी करता हूँगा जैसे 2 हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार। So probably the moment I say I do my homework, I may want to tell you that this is an action, this is an activity which happens either daily or frequently or occasionally. But the moment I say I am doing my homework, I am only focusing upon right now, this moment of time. मतलब मैं अभी इसी क्षण की बात कर रहा हूं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। अभी मान लो शाम के 5 बजे, तो शाम को 5 बजे आज मैं क्या कर रहा हूं, तो आंसर आया कि मैं होमवर्क कर रहा हूं। मतलब मैं ये अभी जो दूसरा सेंटेंस है वो अभी की बात है, जबकि जो पहला सेंटेंस है वो जनरल बात है। अब एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है ना कि जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो लिखते हैं, तो एज अ सेंडर, एज अ कम्युनिकेटर, वी नीड टू बी लिटिल मोर कॉशियस। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतना बोला कि आई डू माई होमवर्क, तो हो सकता है कि सामने वाले को समझने में कुछ दिक्कत आए। तो यहां पे क्या होना चाहिए, बोलने के टाइम पे आई डू माई होमवर्क एवरी डे। द मोमेंट आपने टाइम वर्ड ऐड किया, सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको क्लियरली पता चल गया कि भाई साहब रोज की बात कर रहे हैं। Similarly, in the second sentence, if you say I am doing my homework now, या फिर I am doing my homework right now, या फिर I am doing my homework at the moment, तब जाके सामने वालों को एकदम 100% क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये भाई साहब अभी की बात कर रहे हैं, कि अभी वो क्या कर रहे हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता ना। हमारे पास जो टाइम लिमिटेशन होता है, हमारे पास जो अर्जेंसी होती है, हमारा जो कम्युनिकेशन का गोल होता है, उसके मुताबिक हम सामने वाले से कुछ कहते हैं। So many a times it happens that you forget to mention that time word, which is actually very important, because everybody may not be so aware about the difference in the verb forms. जैसे हिंदी या गुजराती में तो ले लो कि अगर आपने बोला कि मैं खाना खाता हूं, तो कंफ्यूजन हो गया। मैं खाना खाता हूं माने ये भाई साहब रोज की बात कर रहे हैं या अभी वो खाना खा रहे हैं और वो बता रहे हैं। गुजराती में भी ऐसा है, लोग गुजराती भी शुद्ध नहीं बोलते। जैसे हूँ जमू छू कैन हैव टू पॉसिबल मीनिंग्स। एक तो मैं हूँ रोज जमू छू એની વાત કરતો हूँ, अथवा तो અત્યારે જમી રહ્યો છું એની વાત करता हूँ। तो इंग्लिश में तो ये डिफरेंस बहुत ही विजिबल है, पर अगर उसको और भी विजिबल बनाए और भी क्लियर बनाना है तो आप टाइम वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, जो कि यहाँ पे शायद मैंने नहीं किया आपको समझाने के लिए। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई गो टू ऑफिस एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस।
द सेम डिफरेंस एज यू नोटेड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल. जब कोई बंदा बोलता है कि आई गो टू ऑफिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो रोज की ही बात कर रहा है. अब शायद वो हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जा रहा है या 5 डेज जा रहा है, दैट इज अनदर थिंग. पर रूटीन में रेगुलर वो ऑफिस जाता है, बस वो ये कहना चाहता है. भले ही पीछे उसने वो 5 डेज अ वीक या रेगुलरली या डेली शब्द इस्तेमाल न किया हो, पर उसने जो वर्ब फॉर्म यूज किया ना वो सिंपल है. आई गो माने मैं जाता हूं, मतलब मैं या तो रोज जाता हूं या मैं फ्रिक्वेंटली जाता हूं या मैं कभी कभी जाता हूं. पर दैट इज एन एक्शन जो पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, फ्यूचर में भी होगी. बट द मोमेंट समवन सेज आई एम गोइंग टू ऑफिस, इट इज क्लियरली he is indicating that right now he is going towards the office. अब वो बाइक पे जा रहा है, कार ड्राइव करके जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, या पैदल जा रहा है, या बस से जा रहा है, पर फिलहाल वो ऑफिस जा रहा है. तीसरा जो एग्जाम्पल है वो भी इसी तरह का है. रवि प्लेस क्रिकेट. मान लो किसी ने आपको आके बोला कि भैया रवि क्रिकेट खेलता है, तो शायद आप मान लेंगे कि रवि अभी क्रिकेट खेल रहा है. तो आप पूछेंगे अच्छा कहाँ पे खेल रहा है, तो बोलेगा भैया नहीं नहीं अभी नहीं खेल रहा, वो तो रोज की बात कर रहा हूँ, रोज सुबह में वो क्रिकेट खेलता है. अच्छा, तो वो टाइम वर्ड यूज किया तब जाके क्लैरिटी मिला. अब मान लो टाइम वर्ड यूज नहीं किया तो इंग्लिश में कैसे पता चलेगा. तो देन यू नीड टू फोकस अपॉन द वर्ब फॉर्म, दैट इज क्रियापद. तो आपको ये देखना है कि उसने क्या बोला. उसने ये बोला कि रवि प्लेज क्रिकेट, या उसने ये बोला कि रवि इज प्लेइंग क्रिकेट. अगर उसने बोला कि रवि प्लेस, तो समझ लो भैया ये रोज की बात है या फिर वो रूटीन आदत है. पर अगर उसने बोला कि रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ज्यादातर वो चीज अभी हो रही होगी. मतलब रवि अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, या तो बॉल डाल रहा होगा, या फिर बैटिंग कर रहा होगा, या फिर फील्डिंग कर रहा होगा. वन मोर एग्जाम्पल, मनोज लाइज. अब लाई शब्द के दो अर्थ होते हैं इंग्लिश में. एक तो लाई माने जमीन पर सीधा सा लेट जाना, पड़े रहना, कुछ नहीं करना. और दूसरा जो लाई है उसका मीनिंग होता है झूठ बोलना. चलो हम झूठ वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो समझने में थोड़ा आसान रहेगा. तो अगर मैं आपको कहता हूं कि मनोज लाइज, तो इसका मतलब ये होगा कि मनोज नाम का लड़का वो झूठ बोलता है. मतलब उसको झूठ बोलने की आदत है, वो रेगुलर बेस पे हमेशा झूठ बोलता है. इसका मीनिंग जनरली ये होगा. पर अगर मैं आपको कभी बातचीत में ये कहूं कि मनोज इज लाइंग, तो इसका मतलब होगा कि अभी मनोज जो बोल रहा है, अभी वो जो बात कर रहा है वो गलत है, वो झूठ है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेंसेस. जो रोज होने वाली चीज है या जो बार बार या कभी कभी होने वाली चीज है, वहां पे हम क्रियापद का सिंपल सा फॉर्म यूज करते हैं, जैसे गो, प्ले, लाई. पर जहां पे चीज अभी हो रही है, क्रिया अभी हो रही है, तो वहां पे हम इज, एम या आर, उसमें से एक शब्द और मेन जो आपका क्रियापद है उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे, जैसे इज गोइंग, आर टॉकिंग वगैरह वगैरह. इसके बाद हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं. दूसरे दो टेंसेस है वहां पे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. हम सीधा एग्जाम्पल से देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी. जैसे यू कैन सी हियर देयर इज अ सेंटेंस, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे. बहुत ही क्लियर कि कल मैंने अपना होमवर्क किया था. गई काले में लेसन कर्यू हतु. ठीक है, यहां पे जो हमने क्रियापद यूज किया वो क्रियापद का भूतकाल है, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे करना, उसको हम डू कहते हैं. किया था वो पास्ट फॉर्म होगा, तो डू का पास्ट फॉर्म होगा डिड. अब इसके साथ दूसरा सेंटेंस है, आई हैव डन माई होमवर्क, माने मैंने अपना होमवर्क किया है. सी द डिफरेंस. होमवर्क किया था, होमवर्क किया है. था माने पास्ट, है माने प्रेजेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस. हाँ, एक डिफरेंस क्लियर हुआ कि था वाला सेंटेंस पास्ट का है, माने डिड वाला सेंटेंस पास्ट टेंस का है वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है, माने हैव डन वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है. ओके, पर इसमें और भी एक डिफरेंस है. पास्ट वाला जो सेंटेंस है डिड वाला, वहां पे नॉर्मली हम टाइम वाला शब्द लगाते हैं, जैसे यहां पे हमने यूज किया यस्टरडे. पर जो दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पे हमने कोई चीज खत्म कर ली वो वाली बात रखी है, वहां पे नॉर्मली हम
टाइम वाला वर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां पे इस तरह के सेंटेंस में हमने किसी काम को अंजाम दिया, हमने किसी क्रिया को पूर्ण किया, वो बताना इंपॉर्टेंट है, न कि कब किया। तो इसका अगर हम हिंदी वर्जन देखेंगे या फिर गुजराती वर्जन देखेंगे तो पहला सेंटेंस ऐसा होगा कि काले में लेसन कर्यु हतु, और जो दूसरा सेंटेंस है इसका गुजराती वर्जन ये होगा कि मैं लेसन करी लीधु छे। सो अगर आप इसका भाव देखोगे तो पहले सेंटेंस में द पर्सन इज ओनली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट ही डिड समथिंग इन पास्ट, whereas in the second sentence the person is stressing, the person is emphasizing, the person is putting weight on the message that he was supposed to do some action and he has done it। मतलब बंदे को कोई चीज करनी थी और वो उसने कर ली है। और एक एग्जांपल देखते हैं, आई लॉस्ट ऑफिस कीज लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते मैंने या मेरे से ऑफिस की चाबी गुम हो गई, मैंने गंवा दी, माराथी खोवाई गई हती। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट ऑफिस कीज, मतलब मेरे से ऑफिस की चाबी गुम हो गई है, गुम हो गई थी और गुम हो गई है। चाबी खोवाई गई हती, चाबी खोवाई गई छे। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप सीधा सा बोलो कि सर बहुत ही सिंपल है, गुम हो गई थी, लॉस्ट माने पास्ट टेंस, गुम हो गई है, हैव लॉस्ट माने प्रेजेंट टेंस, अग्रीड। पर अगर इसका मीनिंग समझने जाए, अगर तो बोलने वाला बंदा एक्चुअली क्या कहना चाह रहा था अगर उसको समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि जब कोई बंदा बोलता है कि आई लॉस्ट कीज, मतलब मेरे से चाबी गुम हो गई थी, ही इज टेलिंग दैट मेरे से चाबी गुम हो गई थी। हो सकता है उसके बाद चाबी मिल गई हो, अब मिली या नहीं वो यहां पे पता नहीं चल रहा, एंड ही सिंपली कन्वेइंग अ मैसेज के कुछ हुआ था। मतलब यहां पे सामने वाला भी श्योर नहीं है कि चाबी वापस मिली या नहीं मिली। पर व्हेन यू आर स्पीकिंग द सेकेंड सेंटेंस आई हैव लॉस्ट द कीज, मतलब मेरे से ऑफिस की चाबी गुम हो गई है, गुम हो गई है माने अभी तक मेरे को वो चाबी वापस मिली नहीं है। सो वन थिंग इज कंफर्म, एक कंफर्म मैसेज यहां पे जा रहा है कि अगर आप पहला सेंटेंस बोल रहे हो तो पता नहीं चल रहा कि चाबी का क्या हुआ, वो मिली या अभी भी गुम है। पर दूसरे सेंटेंस में कंफर्म मैसेज मिल रहा है कि चाबी भैया अभी तो है ही नहीं, वो कहीं पे भी गई है पर अभी हमारे पास नहीं है, हमें वो पता भी नहीं, हमें वो मिल भी नहीं रही। तो एक एडिशनल मैसेज सेकेंड सेंटेंस में हमको मिलता है। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल। रवि मेट विथ एन एक्सीडेंट 2 months अगो, मतलब 2 महीने पहले रवि का एक्सीडेंट हुआ था, 2 महीना पहला रविनो एक्सीडेंट थयो हतो। अब क्या स्टेटस है पता नहीं, हो सकता है कि अभी भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है वो एकदम रिकवरी हो गई हो, उसको एकदम अच्छा हो गया हो, पर वो अभी का स्टेटस पता चल रहा नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, रवि हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट, रवि नो अकस्मात थयो छे, रवि का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब यहां पे एक चीज कंफर्म है कि रवि की हालत फिलहाल तो बहुत अच्छी नहीं है, उसको शायद उसका हड्डी टूट गया होगा, उसको फ्रैक्चर हुआ होगा, उसको पट्टा आया होगा, बैंडेज लगा होगा, कुछ भी होगा, पर अभी वो नॉर्मल नहीं है। अब पहले सेंटेंस में दूसरी भी एक चीज है कि 2 months को मतलब स्पेसिफिक टाइम बताया गया है कि कब वो एक्सीडेंट हुआ था, जबकि दूसरे में वो बताया नहीं गया। हो सकता है कि उसका आज ही एक्सीडेंट हुआ हो सकता है 2 घंटे पहले हुआ, हो सकता है 10 मिनट पहले हुआ हो सकता है 2 दिन पहले हुआ हो। मतलब जब हम सेकेंड सेंटेंस बोलते हैं तो और एक इंप्लीकेशन आता है कि ये जो क्रिया है वो कभी पास्ट में हुई थी, पास्ट में माने कल हुई हो, आज सुबह में हुई हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, पर उसका इफेक्ट अभी भी है। मतलब अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, माने ज्यादातर केस में एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे लगा था, उस टाइम पे बैंडेज आया था, प्लास्टर था, पर अभी सब कुछ अच्छा है ज्यादातर, या फिर थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम है। पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आई हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अभी भी तकलीफ है, अभी भी पेन है, अभी भी मैं नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं।
सो भले ही 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ पर अभी भी आज भी शाम को 5 बजे अभी भी मेरी हालत 100% आई एम नॉट रिकवर्ड. ठीक है. वन लास्ट एग्जांपल. इफ समवन सेज दैट मॉम मेड गुलाब जामुन्स लास्ट नाइट, तो इसका मतलब होगा कि मम्मी ने कल रात को गुलाब जामुन बनाए थे. मम्मी काले रात्रे गुलाब जामुन बनाव्या था. मुंह में पानी આવી ગયું. पर मान लो वो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि मॉम हैज मेड गुलाब जामुन्स. So can you identify what is the difference in the message which the person is conveying by speaking each of this sentence? तो अगर ये बंदा बोल रहा है कि मॉम मेड गुलाब जामुन, मतलब कल रात को बनाए थे. अभी स्टेटस क्या है पता नहीं है, ज्यादातर खत्म हो गए होंगे, शायद एक आध दो होगा, गॉड नोस. पर अगर आप बोल रहे हो कि मॉम हैज मेड गुलाब जामुन, मतलब मम्मा ने गुलाब जामुन बनाए हैं, अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी किसी ने उसको छुआ नहीं, तो आपको खाना है तो आप घर पे आ सकते हो. ठीक है ना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेंसेस. कई बार ये होता है ना, इसमें कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता दूं कि दूसरा तरह का जो सेंटेंस है हैव और हैज और थर्ड फॉर्म वाला V3 वाला, उसमें कई बार बच्चे गलती से टाइम वर्ड लगा देते हैं. तो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आप टाइम वर्ड लगाते हो तो जो क्रियापद है वो हैव हैज वाला नहीं आएगा, वो V2 आएगा, माने वो सिंपल पास्ट होगा. डिड होगा या प्लेड होगा या मेड होगा, पर हैव हैज और V3 वाला नहीं होगा. अगर आपने वो टाइम वर्ड निकाल लिया तभी जाके आप हैव हैज और V3 वाला वो वर्ब फॉर्म लगा सकते हो. तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. अब और एक टेंस है जहां पे मीनिंग वाइज कई बार बच्चों को समझने में कंफ्यूजन होता है, वो ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसको भी हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे. जैसे मान लो मैंने आपको बोला आई हैव डन माई होमवर्क, इसका मतलब हुआ कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब होमवर्क करने का जो एक काम था, जो एक टास्क था, वो मैंने खत्म कर लिया है. नाउ आई एम फ्री, आई एम रिलैक्स्ड, आई कैन डू वॉट एवर आई विश टू. पर अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 5 o'clock, तो इसका मतलब ये हो कि 5 बजे मैंने होमवर्क करना शुरू किया था और अभी मान लो 6 बजे या 6:30 बजे या 7 बजे, तो अभी भी मेरा होमवर्क करना चालू है. आई हैव नॉट येट बीन एबल टू कंप्लीट दैट होमवर्क, आई एम स्टिल डूइंग इट एंड इट मे टेक कपल ऑफ मोर मिनट्स और मे बी आवर्स. सो द ओनली डिफरेंस दैट we can tell about these two sentences is in the first sentence the action is completed, it is over, whereas in the second sentence the action is still going on and we don't know how long it will take. Let's have a look at one more example. I have watched a web series on Amazon Prime, मतलब Amazon Prime के ऊपर मैंने एक वेब सीरीज देखी है. कब देखी है वो यहां पे मैंने क्लियर नहीं किया, पर मैंने देखी है. अगर मैं इसको इस तरह से बोलता हूं कि आई हैव बीन वॉचिंग अ वेब सीरीज ऑन Amazon प्राइम फॉर लास्ट 2 hours, मतलब 2 घंटे पहले मैंने Amazon प्राइम ऑन किया था और उस पर कोई भी वेब सीरीज, मान लो पंचायत या फिर पाताल लोक या कोई भी वेब सीरीज मैंने देखना शुरू किया और अभी भी देखना चालू है. मैं बीच में आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे वो सीरियल चल रहा है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं. ठीक है ना. मतलब वो मेरा जो टास्क था, वो जो एक्शन था, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज नॉट कंप्लीटेड. बट इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज क्लियरली इंडिकेटेड कि वो काम हो चुका, मतलब मैंने वो वेब सीरीज देख ली. फर्स्ट सेंटेंस टॉक्स अबाउट कंप्लीटेड एक्शन, द सेकेंड सेंटेंस टॉक्स अबाउट ongoing action, but the focus is not the continuity of the action, the focus is on the duration, कब से. और एक एग्जांपल देखते हैं. मनीष हैज प्रिपेयर्ड फॉर CSEET, मतलब मनीष ने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की तैयारियां कर ली है, मतलब ही इज रेडी. एनी टाइम यू टेक अ टेस्ट ही इज रेडी टू अपीयर. आप बोलो मेरे को अभी 1 घंटे के बाद टेस्ट लेना है, तो मनीष रेडी है, उसका सब प्रिपरेशन हो गया है. पर अगर मैं ये बोलता हूं कि मनीष हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर CSET सिंस May 2020, तो इसका मतलब ये होगा कि मई 2020 में मनीष ने CSET का प्रिपरेशन शुरू किया और आज
जून में अभी भी उसका प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ, अभी भी प्रिपरेशन चालू है। हो सकता है कि प्रिपरेशन हो गया पर रिवीजन बाकी है, हो गया रिवीजन हो गया पर टेस्ट प्रैक्टिस बाकी है, मतलब कुछ तो बाकी है जिसके लिए उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। तो अगर आप बोलते हो कि सर 1 घंटे बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो शायद मनीष रेडी न भी हो। So again the first sentence tells you about an action which is completed, whereas the second sentence tells you that the action is yet not completed. One last example. If I tell you that Vicky has stayed with us for 2 months, तो इसका अर्थ ये होगा कि विकी 2 महीने हमारे साथ रहा है, मतलब विकी हमारी साथे 2 महीना रह्यो छे। शायद इसका मतलब ये होगा कि अभी विकी हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और जाके रह रहा है, वो शायद अपने घर वापस लौट गया है। बट इफ आई टेल यू दैट विकी हैज बीन स्टेइंग विथ अस फॉर 2 मंथ्स, तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले 2 महीने से विकी हमारे साथ रह रहा है और अभी भी वो हमारे घर पे ही रहता है और कुछ और दिनों तक या कुछ और महीनों तक वो हमारे साथ ही रहेगा। सो क्लियर डिफरन्स આવે છે આ વાક્યમાં કે વિકી અમારી સાથે 2 મહિના રહ્યો છે, હવે કદાચ એ નથી રહેતો, પણ બીજા વાક્યમાં આપણે બહુ ક્લિયરલી કહે છે વિકી અમારી સાથે 2 મહિનાથી રહે છે। દેટ મીન્સ 2 મહિના પહેલા એ આવ્યો તો અમારી સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યું, આજની તારીખમાં 2 મહિના પછી પણ એ અમારી સાથે જ છે અને હજુ કદાચ થોડોક સમય હજુ અમારી સાથે રહેશે। So I hope you must have understood what is the difference between these two types of sentences. There is one more tense to refer. Okay, what is the difference between past simple and past perfect? I'll explain. See, there is a sentence I did my homework yesterday, मतलब मैंने कल अपना होमवर्क किया था माने वो चीज हो गई। पर हम पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही मीनिंग कन्वे करें कि आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन दैट आई डिड समथिंग। अब वो खत्म हुआ, अधूरा छूट गया, क्या था वो सब पता नहीं है, पर मैंने कुछ किया एंड आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग। तो मेरा ये सेंटेंस बोलने का मकसद या मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊं कि कल मैंने क्या किया था, नथिंग एल्स। बट लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू प्ले। तो यहां पर मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि मुझे होमवर्क करना था और उसके बाद मुझे खेलने जाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कब, पास्ट में, और उसके बाद मैं खेलने गया। मतलब खेलने जाने से पहले, रमवा जता पहला मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म कर दिया था, मैं मारू बधुं ज होमवर्क पतावी दीधुं हतुं। એટલે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં આપણે કંઈ પણ કહેતા હોઈએ કે મેં મારું હોમવર્ક કર્યું હતું, હવે આખું કર્યું, અડધું કર્યું, પોણા ભાગનું કર્યું, એ અહીંયા ક્લિયર થતું નથી, પણ બીજા વાક્યમાં તો બહુ જ ક્લિયર થાય છે કે રમવા ગયો એ પહેલાં હું 100% બધું જ હોમવર્ક પતાવીને ગયો હતો। લેટ્સ હેવ અ લુક એટ વન મોર એક્ઝામ્પલ। इफ आई टेल यू आई रीच द मल्टीप्लेक्स एट 6:30, इसका मतलब होगा कि मैं मल्टीप्लेक्स पे 6:30 बजे पहुंचा था। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि मैं वहां पे 6:30 बजे पहुंचा था, पास्ट एक्शन। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैड रीच द मल्टीप्लेक्स बिफोर द शो बिगिन, मतलब मूवी शुरू होने से पहले मैं मल्टीप्लेक्स पहुंच गया था। अगेन आई एम रिफरिंग टू 2 पास्ट एक्शंस, जहां पे सबसे पहले मैं मल्टीप्लेक्स पहुंचा और मेरे पहुंचने के बाद, सिनेमा में एंटर होने के बाद, कुर्सी पे बैठ जाने के बाद ही मूवी शुरू हुआ था। सो यहां पे मुझे दूसरा एक्शन भी मेंशन करना पड़ रहा है ताकि मैं वो डिफरेंस बता पाऊं कि पहले मैंने कौन सा चीज किया, खत्म किया और उसके बाद क्या हुआ। So just to make it more understandable, I am referring to one more action of the past. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। द पेशेंट डाइड द डे बिफोर यस्टरडे, परसों पेशेंट मर गया। आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन कि एक बंदा बीमार था, आखिरी सांसें गिन रहा था, वो बेचारा परसों ही पास्ट अवे, मतलब वो उसका स्वर्गवास हो गया, वो गुजर गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए जो थोड़ा सा ये सेंटेंस के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस दे रहा है। द पेशेंट हैड डाइड
बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले ही वो बेचारा मर गया था। मतलब पहले क्या हुआ, तो पहले पेशेंट मर गया और उसके बाद डॉक्टर साहब पहुंचे। जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है ना गलत, कि पहले वो हीरो सारा काम निपटा देता और उसके बाद पुलिस की एंट्री होती है। यहां पे क्या हुआ, पेशेंट बेचारा पहले गुजर गया और उसके बाद डॉक्टर साहब की एंट्री हुई। अब ये दोनों चीजें क्यों बता रहे, हाईलाइट करने के लिए कि पहले क्या हो चुका। तो बोला पहले पेशेंट बेचारा मर चुका, मर गया और उसके बाद डॉक्टर जी आए। वन मोर एग्जांपल, दिस इज लिटिल फनीयर। मिस्टर पेटू फिनिश ऑल दी गुलाब जामुन लास्ट नाइट। मिस्टर पेटू ने कल रात को सारे गुलाब जामुन खा लिए, सारे गुलाब जामुन खत्म कर दिए। ओके, दिस सेंटेंस जस्ट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट मिस्टर पेटू डिड लास्ट नाइट। કાલે રાત્રે પેટુભાઈએ શું કર્યું એની એક આપણને ખાલી ઇન્ફોર્મેશન આપતું વાક્ય છે। એથી વિશેષ આપણે આ વાક્યમાં બીજું કોઈ મેસેજ આપવા માંગતા નથી। પણ જ્યારે આપણે બીજું આ વાક્ય બોલીએ, મિસ્ટર પેટુ had finished all the gulab jamuns before guests arrived, this clearly says that गुलाब जामुन बनाए गए थे, गेस्ट का इंतजार हो रहा था। पेटू भाई ने जब देखा तो उनसे रहा नहीं गया, उनको गेस्ट की राह देखना भी उचित नहीं लगा, टूट पड़े और सारे गुलाब जामुन खा लिया। उसके बाद गेस्ट का अराइवल हुआ और जब मम्मी को पता चला कि गुलाब जामुन गायब है तो फिर मिस्टर पेटू के ढूंढने लगे, तो मिस्टर पेटू भी गायब हो गए। सो हियर वी जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट मिस्टर पेटू डिड समथिंग फर्स्ट एंड देन अनदर एक्शन टुक प्लेस। सो नॉर्मली ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम दो क्रियाओं का यूज करते हैं, पर वो जो सेंटेंस है उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि पहले कौन सी चीज खत्म हुई, पहले कौन सा कार्य हुआ। तो बोला गुलाब जामुन का सफाया हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेहमान आए। अब लास्ट सेशन में हमने जो टेंसेस पढ़े थे उसमें फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा था, पर फ्यूचर टेंस का एक पहलू था, एक स्पेशल यूज था जो कि हमने उसमें मेंशन नहीं किया था, वो आज हम सीख रहे हैं। एंड दिस इज लिटिल मोर ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि यूजुअली फ्यूचर टेंस में आई या वी सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता होता है, तो वहां पे हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी हर एक जगह पे हम विल लगाते हैं। तो यहां पे एक सेंटेंस है, आई शैल डू माई होमवर्क टू नाइट। ये सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में पढ़ाया था, मतलब इस तरह का सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि आज रात को मैं होमवर्क करूंगा। अब जब बंदा ये बोलता है कि आई शैल डू माई होमवर्क टू नाइट, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बोलने के टाइम पे उसने सोचा। सो दैट वाज एन इंस्टेंट डिसीजन। उसने प्लान करके नहीं रखा था कि ये भाई साहब आएंगे, उनसे मेरी ये बात होगी, उनको मैं अपना ये आइडिया बताऊंगा कि आज रात को मैं होमवर्क करूंगा। दैट वाज ऑन द स्पॉट सेंटेंस। बाद में बोल दिया कि आज रात को मैं होमवर्क करूंगा। सो दिस इज दैट सेंटेंस, आई शैल डू माई होमवर्क टू नाइट। प्रैक्टिकली अभी मॉडर्न वर्ल्ड में लोग इस तरह से शैल का उपयोग कम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। यहां पे अभी लोग शैल की जगह विल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बोलने के टाइम पे अपने ऐसे भी बोल दे कि आई विल डू माई होमवर्क टुनाइट, तो भी घबराना मत। प्रैक्टिकली ये सेंटेंस भी आज के माहौल में सही है। हाँ, व्हेन यू आर टेकिंग एन एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान में रखना कि आई और वी के साथ फ्यूचर में शैल यूज करना है। उसके अलावा जैसे ही, शी, इट या यू, दे है, वहां पे आप विल यूज करोगे एग्जाम से रिलेटेड। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर लोग आई विल बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। सो व्हेन यू से आई शैल डू या आई विल डू, यू आर रिफरिंग टू एन इंस्टेंट डिसीजन, मतलब ऑन द स्पॉट दिमाग में कुछ है, आपने बोला। अगर आप उसकी जगह पे ये सेंटेंस में इतना चेंज करते हो कि आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क टुनाइट, मतलब मैं आज रात को अपना होमवर्क करने वाला हूं। सो नाउ दिस सेंटेंस इज अगेन अबाउट फ्यूचर। यहां पे भी आप फ्यूचर की बात करते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड? फर्स्ट में इट वॉज एन इंस्टेंट डिसीजन, सेकेंड में इट वॉज अ प्लान। मतलब ये सेंटेंस बोलने से पहले कभी भी आपने सोच के रखा था कि आज रात को मेरे पास टाइम होगा और होमवर्क भी बाकी है, तो क्यों ना आज रात को मैं होमवर्क निपटा दूं। ठीक है, सो इट वॉज अ प्लान एक्शन जो अभी आप किसी को बता रहे हो।
वन मोर विच इज लिटिल डिफरेंट देन दिस, आई एम डूइंग माई होमवर्क टुनाइट। हाँ, वैसे तो मैंने आपको यह सिखाया था कि जब इज, एमआर और आईएनजी फॉर्म आता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो चीज अभी हो रही है, करेक्ट। पर इंग्लिश में टेंसेस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, तो उसके मुताबिक ये टेंस इसको आप फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, माने ऑलरेडी आपने सब कुछ प्लान करके रखा है, क्या होमवर्क करना है दैट इज क्लियर, कितने बजे आप शुरू करेंगे दैट इज ऑल्सो क्लियर, आपने अपना टेबल सजा के रखा है, उसके और आपने नोटबुक रखी है, आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पेन वगैरह रखा है, आपने जो किताब में से आपको होमवर्क करना है वो किताब भी रखी है, मतलब एवरीथिंग इज सेट। ऑल यू नीड टू डू इज बस 9 बजे या 10 बजे जो भी टाइम अपने डिसाइड, आपको सिर्फ जाके बैठ के होमवर्क शुरू करना है और खत्म करना है, मतलब सारा अरेंजमेंट आपने करके रखा है। सो दूसरे सेंटेंस से तीसरे सेंटेंस में श्योरिटी थोड़ी ज्यादा है। पहले सेंटेंस में एकदम कम श्योरिटी, द मोमेंट यू से आई शैल डू, मतलब इसका मतलब ये होगा कि मैं करूंगा, माने आप करोगे, कर भी सकते हो, न भी कर सकते हो, मूड चेंज होगा तो शायद न भी करो। सेकंड में मतलब ये होगा कि मैंने सोच के रखा है तो ज्यादातर करूंगा, पर सबसे ज्यादा श्योरिटी तीसरे में, क्योंकि आपने उसके लिए अरेंजमेंट भी करके रखा है, ठीक है ना, तो और कोई इमरजेंसी नहीं आती तो ज्यादातर आप वो करोगे ही। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, गुजराती में केवी रीते बोलीशुं, हूँ आजे रात्रे लेसन करीश, पहलू वाक्य। बीजू वाक्य, हूँ आजे रात्रे लेसन करवानो छूं, करीश अने करवानो छूं। सी द डिफरन्स, बीजामां थोड़ुंक वधारे कन्फर्मेशन, वधारे श्योरिटी आवे छे। त्रीजું वाक्य, हूँ आजे रात्रे लेसन करूं छूं, થોડુંક ઓકવર્ડ લાગે છે કેમ કે બહુ જ રેગ્યુલરલી આપણે આ પ્રકારનું વાક્ય ફ્યુચર માટે બોલતા નથી, પણ બોલીએ છે। આગળના એક્ઝામ્પલમાં આ વસ્તુ વધારે ક્લિયર થશે। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम रविवार को आपके घर आएंगे, सो ये मैंने प्लान किया हुआ सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे दिमाग में आया आपके साथ बात करते टाइम पे और मैंने इंस्टेंटली आपको बोल दिया कि वी शैल कम टू योर प्लेस ऑन संडे, मतलब आपके घर पे हम रविवार को आएंगे, मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। सो डोंट कंसिडर इट टू बी अ कंफर्म स्टेटमेंट, डोंट कंसिडर इट एज अ प्रॉमिस। हम आ भी सकते, हम नहीं भी आ सकते, अभी दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया, मतलब श्योरिटी बहुत कम है। अब इसकी जगह मैंने दूसरा सेंटेंस ये बोला कि वी आर गोइंग टू कम टू योर प्लेस ऑन संडे, मतलब हम आपके घर पे रविवार को आने वाले हैं। आने वाले मतलब इट्स अ प्लान। अभी ये सेंटेंस बोलने से पहले शायद मैंने सोचा होगा कि रविवार को टाइम है, फ्री हूं, और ये भाई साहब काफी दिनों से बोले कि भैया आप कभी घर पे आओ, तो चलो एक काम करते हैं, रविवार को उनके घर पे चले जाते हैं। और अभी वो भाई साहब से बात हुई तो हमने बोल दिया कि हम रविवार को आपके घर पे आने वाले हैं, मतलब आने का सोच रहे हैं, मतलब प्लान है। अब आएंगे नहीं आएंगे वो अभी नहीं बोल सकते, अभी संडे पे कैसा दिन जाता है, संडे को क्या प्रायोरिटीज होती है, संडे को क्या इमरजेंसीज होती है, उसके बिना पर डिपेंड करेगा। पर फिलहाल तो श्योरिटी है। देखिए, फ्यूचर में आप कोई भी सेंटेंस बोलो ना, यू कैन नॉट बी 100% श्योर, बिकॉज यू नेवर नो। इवन व्हेन यू हैव यूज्ड द थर्ड सेंटेंस यू कैन स्टिल बी अनश्योर। जैसे मैंने बोला कि आज रात को मैं होमवर्क करूंगा, मतलब 99% मैंने सोच के रखा, अरेंजमेंट करके रखा, पर मान लो रात को लाइट चली गई, ठीक है ना, और इमरजेंसी लाइट घर में नहीं है, या मान लो कोई इमरजेंसी है कि मेरे को जाना पड़ा कहीं पे, कुछ भी हो सकता है, तो शायद न भी हो, पर अदरवाइज तो एवरीथिंग इज प्लान, प्रिपेयर्ड एंड अरेंज्ड। तो यहां पे भी दूसरा सेंटेंस है, मतलब ये हमने प्लान किया है, मतलब मैंने प्लान किया है। और अगर तीसरा सेंटेंस से देख लिया जाए, वी आर कमिंग टू योर प्लेस ऑन संडे, यहाँ पे श्योरिटी एकदम ज्यादा है कि हम लोग संडे को आपके घर आ रहे हैं। सो इट इज अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, मतलब हो सकता है कि मेरी बीवी ने आपकी बीवी के साथ फोन पे बात करके तय किया हो कि संडे को हम आपके घर पे आएंगे, वहीं पे हम खाना खाएंगे और फिर हम लोग साथ में बाहर जाएंगे। मुझे नहीं पता पूरा प्लान, पर ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अभी कुछ मिनटों पहले अपनी वाइफ से फोन पे बात किया हो और बात में हमने ये डिसाइड किया हो कि संडे को चलो इनके घर जाते हैं, काफी अरसे से वो भाई साहब और बहन जी हमें इन्वाइट कर रहे हैं, हम जा नहीं पाते, मतलब वो हमारा प्लान है। हमने कुछ अरेंजमेंट किया है कि भाई 9 बजे निकलेंगे या 10 बजे पहुंचेंगे या कुछ भी, या फिर बीच में ये काम है उसको निपटा के जाएंगे, मतलब सोच के रखा है। आपको सिर्फ बताना बाकी था जो अभी मैंने बताया। मतलब तीनों ही सेंटेंस में अगर आप देखने जाओ तो हिंदी में हम आपके घर आएंगे, पहला सेंटेंस, हम आपके घर
आने वाले हैं दूसरा सेंटेंस, और हम आपके घर आ रहे हैं। आएंगे, आने वाले हैं और आ रहे हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरन्स। ગુજરાતીમાં કહું તો અમે તમારી ઘરે આવીશું, એટલે આવીએ પણ ખરા કે ન પણ આવે બહુ ભરોસો નહીં કરતા. અમે તમારી ઘરે આવવાના છીએ બીજું વાક્ય, એટલે વિચાર્યું છે, પ્લાન કર્યો છે, પણ પછી હવે રવિવારે કેવી પરિસ્થિતિ છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. અને ત્રીજું વાક્ય અમે રવિવાર તમાरे घरे आविए છે, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कंफर्म, हमने सब कुछ प्लान करके अरेंज करके रखा है, तो ज़्यादातर आएंगे. और एक एग्जांपल लेते थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा. आई विल कॉल यू इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में आपको फोन करूंगा, હું અડધા કલાકમાં તમને ફોન કરીશ. ઇટ વોઝ એન ઇન્સ્ટન્ટ ડિસિશન. यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर पॉसिबल एक्शन, पर वो क्या है, ताव में आके अभी बोल दिया, एकदम मूड में आईने बोली काढ़्યું. હવે કદાચ બને કે તમે फोन करो भी खरो, न पण करो. अब देखिए यहाँ पे मैंने शैल की जगह विल यूज किया है, सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए कि प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में हम शैल की जगह विल ज़्यादा यूज करते हैं, और अभी तो उसको अप्रूवल भी मिल चुका है. पर अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम में अभी भी ज़्यादातर कोर्सेज में शैल ही यूज किया जाता है. तो आप यहाँ पे आई और वी के साथ फर्स्ट केस में शैल ही यूज करना, प्रैक्टिकली विल चलेगा. दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू कॉल यू इन हाफ एन आवर, मतलब मैं आधे घंटे में आपको फोन करने वाला हूं. હું અડધા કલાકમાં તમને फोन करवानो છું, मतलब मैंने प्लान किया था. आपका फोन आया, उससे पहले मैं सोच ही रहा था कि इनको फोन करूं. अब आपका फोन आएगा, मेरे को दूसरा कुछ अर्जेंट काम है, तो अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर आधे घंटे के बाद मैं आपको फोन करूंगा. तो इफ यू कंपेयर फर्स्ट सेंटेंस विद द सेकंड सेंटेंस, माने विल कॉल और गोइंग टू कॉल, तो ये दूसरा वाला जो है गोइंग टू कॉल, उसमें श्योरिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादातर फोन करूंगा. तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, सबसे हटके, आई एम कॉलिंग यू इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में आपको फोन करता हूं, मतलब હું અડધા કલાકમાં તમને फोन करूं છું. सी द डिफरेंस. फोन કરીશ, फोन करवानो छू અને फोन करूं छू. नो, कई बार रूटीन में भी होता है ना, लोग बोलते हैं मैं आऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं मिलने वाला हूं, मैं मिल रहा हूं. ગુજરાતીમાં આપણે કરીએ છીએ આવી વાતો, કે હું આવું છું, હું આવીશ અને હું આવવાનો છું. सी द डिफरेंस. द मोमेंट समवन सेज હું આવીશ, मतलब उसका भरोसा नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बिकॉज इट वॉज एन इंस्टेंट डिसीजन. फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, आई विल कम. बट इफ ही सेज आई एम गोइंग टू कम, मतलब उसने सोचा है, प्लान किया है, मैं आने वाला हूं, હું આવવાનો છું. एंड द थर्ड वन, आई एम कमिंग, मैं यार आऊं છું, आ रहा हूं. 100% से थोड़ा कम श्योरिटी. ठीक है. This was not actually a part of your actual syllabus, but I have included just to give you a practical idea कि ऐसे भी यूज हो सकता है. Just keep in mind. अब आगे बढ़ेंगे. कई बार ये होता है ना कि कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं एडवांस ग्रामेटिकल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर. तो कई बार इस तरह के सेंटेंसेस का भी हम यूज कर लेते हैं. जस्ट आपको एक छोटा सा हाईलाइट दे रहा हूं. जैसे नॉर्मली तो ऐसा इतना अकेला सेंटेंस हम नहीं बोलते. नॉर्मली सेंटेंस ऐसे होता है कि अगर आपने बोला होता तो मैं आपको मदद करता. यूजुअली पूरा सेंटेंस ऐसे बनता है कि आपको बोलना चाहिए ना, आपने बोला होता तो मैं आपको मदद करता, मतलब आपने मुझे बोला नहीं और इसलिए मैंने आपको मदद भी नहीं किया, मतलब दोनों ही चीज नहीं हुई. पर कई बार हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, इतना बोलते कि मैं आपको मदद करता, बोलना तो था. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है आई वुड हैव हेल्प्ड यू. देखिए यहां पे हमने वुड और हैव शब्द का प्रयोग किया और इसके साथ क्रियापद का थर्ड फॉर्म यूज किया. ओरिजिनल सेंटेंस ये था कि अगर आपने बोला होता या पूछा होता तो मैंने आपको मदद किया होता, तो द सेंटेंस वुड गो लाइक दिस, इफ यू हैड आस्क्ड आई वुड हैव हेल्प यू, ये पूरा सेंटेंस था. या फिर हैड यू आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू. पर कई बार प्रैक्टिकली इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने के बजाय हम सिर्फ दूसरा पार्ट बोलते हैं कि आई वुड हैव हेल्प यू, मैंने मदद किया होता. ठीक है. अब इसी तरह का दूसरा एक सेंटेंस भी है, मैं आपको मदद कर पाता. आपको बोलना तो था मैं आपको मदद कर पाता, तो यहां पे वुड की जगह कुड आएगा, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी.
एक्चुअली तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने बोला नहीं और मैंने मदद किया नहीं, पर दिस इज अ वे यू टेल द पर्सन मैं आपको मदद कर पाता। तो यहाँ पे आई कुड हैव हेल्प यू, હું તમને મદદ કરી શક્યો હોત, ગુજરાતીમાં કહીએ તો, અને પહેલા વાક્યમાં મેં તમને મદદ કરી હોત, કેવું તો હતું બાપુ મેં તમને મદદ કરી હોત, તો આઈ વુડ હેવ હેલ્પ યુ. અરે કેવું તો ને બાપુ હું તમને મદદ કરી શકત, આઈ કુડ હેવ હેલ્પ यू. थर्ड वाला सेंटेंस, यार बोलना तो मैं शायद आपको मदद करता, केवू तो तू कदाच तमने मदद करत, आई माइट हैव हेल्प यू. और चौथा वाला, अंदर से फीलिंग आता है यार मुझे यार आपको मदद करनी चाहिए थी, मारे तमने मदद करवी जोईती थी, तो आई शुड हैव हेल्प यू. सो दिस इज एक्चुअली वुड हैव प्लस V3 या फिर कुड हैव प्लस V3 या फिर माइट हैव प्लस V3 या फिर शुड हैव प्लस V3 या फिर मस्ट हैव प्लस V3. दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन, यू जस्ट कीप इन माइंड, दैट्स ऑल. और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद और एक टॉपिक, उसके बाद ये सेशन हम खत्म करेंगे. अच्छा, अब इसके बाद एक टॉपिक है, वो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही छोटा है, पर ये होता है ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे शैल कहाँ पे लगेगा, विल कहाँ पे लगेगा, एक छोटा सा कंफ्यूजन ये होता है. तो पहले इसको देख लेते हैं. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आप किसी फ्यूचर के सेंटेंस के बारे में बता, जैसे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हूँ आम करीश, हूँ तेम करीश, तो वहाँ पे शैल या विल का प्रयोग होता है. अब जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे जब भी किसी सेंटेंस में आप आई या वी शब्द का इस्तेमाल करते हो, એટલે હું કે અમે શબ્દનો ઉપયોગ કરો ત્યારે એના પછી શેલ લગાવવાનું, લાઈક आई शैल कॉल यू, वी शैल मीट यू. पर इसके अलावा और कोई भी शब्द है सब्जेक्ट के स्थान पे, कर्ता के स्थान पे, जैसे राजीव या फिर रेशमा या फिर कोई भी, तो वहां पे आप विल लगाओगे. जैसे राजीव विल मीट यू टुमारो या रेशमा विल कॉल यू टुनाइट, ठीक है ना. तो वहां पे विल लगेगा, मतलब आई या वी के साथ हम यूजुअली शैल का प्रयोग करेंगे. फ्यूचर में जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है जहां पे इंस्टेंट डिसीजन होता है, चीज होने की शक्यता कम होती है, वहां पे श्योरिटी कम होती है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे. और इसको छोड़ के जैसे यू, दे, ही, शी या इट अगर करता है वाक्य में, तो उसके साथ फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में, पहले सेंटेंस में हम विल का प्रयोग करेंगे. ऐसा ही कंफ्यूजन हैव और हैज के बीच में आता है, वो स्पेशली जब कंप्लीटेड एक्शन की हम बात करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि क्रियापद के तौर पे हैव या हैज में से एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और V3 माने क्रियापद का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हैव कहां पे लगाना और हैज कहां पे लगाना. तो यहां पे ये भी आप जान लो कि आई, वी, यू या दे, इसमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में सबसे पहला शब्द है माने सब्जेक्ट के स्थान पे, कर्ता के स्थान पे है, तो उसके साथ हमेशा हैव लगेगा और उसके बाद क्रियापद का थर्ड फॉर्म लगेगा. पर अगर वाक्य में कर्ता के स्थान पे माने पहला शब्द अगर ही, शी या इट है, माने किसी एक बंदे का, पुरुष या स्त्री का नाम है, तो वहां पे उसके बाद हैज लगेगा और उसके बाद क्रियापद का थर्ड फॉर्म दैट इज V3 लगेगा. ठीक है ना. और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लेंगे. पार्ट्स ऑफ द स्पीच में हमने एक शब्द सीखा था एडवर्ब. एड माने ऐड करना, वर्ब माने क्रियापद. तो बेसिकली एडवर्ब का मतलब होता है कि द वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, मतलब क्रियापद के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. मैंने आपको यह भी बताया था कि जरूरी है कि सिर्फ एडवर्ब वर्ब के लिए ही हो, वो किसी एडजेक्टिव, किसी और एडवर्ब या प्रीपोजिशन के मीनिंग में भी एडिशन कर सकता है. पर फिलहाल हम एग्जांपल लेंगे वर्ब वाला. जो एडवर्ब माने वर्ब का मीनिंग बढ़ाने वाला शब्द. जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. यहां पे क्रियापद कौन सा है? स्पीक. अब ये क्रियापद में मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना है, दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, माने मैं अस्खलित फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूं. या आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, माने मैं अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता हूं. तो यहां पे मैंने क्या किया, फ्लुएंटली या वेल शब्द के द्वारा
स्पीक क्रियापद के अंदर थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड किया। मैं बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, पर कैसे, किस तरीके से? सो आंसर आया वेल माने अच्छे तरीके से, या फिर फ्लुएंटली माने और अच्छे तरीके से, बिना रुके लगातार। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને કડકડાટ ઇંગ્લિશ બોલી શકું છું, તો એ જે કડકડાટ શબ્દ છે ફ્લુએન્ટલી, दैट इज एन एडवर्ब। अब कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एडवर्ब एक ऐसा शब्द है ना जिसको आप कई बार सेंटेंस में शुरुआत में लगाते हो, मतलब उनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है। नॉर्मली तो मैंने आज आपको लास्ट सेशन में सिखाया था SVOPT, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मूला। माने ज्यादातर सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट से, कर्ता से शुरू करते हैं, पर कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां पे एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। कई बार ये होता है ना कि एडवर्ब को हम सेंटेंस के बीच में भी लगाते हैं, और कई केस में एडवर्ब को हम सेंटेंस के पीछे भी लगाते हैं। आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कुछ और सेशन में, कुछ और टॉपिक के साथ, वहां पे ये चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी हमको सिर्फ कुछ एडवर्ब्स देखने हैं। वो एडवर्ब्स ऐसे हैं। सबसे पहला एडवर्ब है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। दूसरा एडवर्ब है यूजुअली। यूजुअली का ऐसे मतलब होता है ज्यादातर, मतलब सराउंड, अगर ऑलवेज को आप 100% मानते हो तो यूजुअली का मतलब होगा ऑलमोस्ट 90%। अब यूजुअली से थोड़ा कम अगर हम कोई चीज को करते तो वहां पे हम शब्द यूज करते मोस्टली, मतलब ज्यादातर। अब देखिए यूजुअली और मोस्टली में भी थोड़ा डिफरेंस है कि यूजुअली अगर 90% है तो मोस्टली 80% होगा। उसके बाद आएगा नॉर्मली या फिर जनरली। ऐसे अगर आप देखने जाओ तो नॉर्मली, जनरली, यूजुअली ये सारे शब्द एक समान लगते हैं, और उसमें अंतर है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो 100% ऑलवेज होगा, उससे कम बात करते हैं तो वो यूजुअली होगा, दैट इज अराउंड 90%। उससे कम देखने जाओ तो 80% पे मोस्टली आएगा। तकरीबन 70% पे आप आते हो तो वहां पे आप नॉर्मल या जनरली शब्द का इस्तेमाल करोगे, माने किसी भी क्रिया के होने का श्योरिटी। उसके बाद का शब्द है ओफन या फ्रीक्वेंटली, जिसको हम कहते हैं बार बार, गुजराती में अवारनवार अथवा वारंवार शब्द है। उसके बाद आएगा समटाइम्स, माने कभी कभी, कोईक बार। समटाइम्स जैसा ही और एक शब्द है अकेजनली, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी श्योरिटी थोड़ी और कम है, उसको हम कहेंगे अकेजनली। मतलब अकेजनली वाला सेंटेंस और समटाइम्स वाला सेंटेंस जो है उसमें अकेजनली में श्योरिटी कम है, समटाइम्स वाले सेंटेंस में श्योरिटी थोड़ी ज्यादा है। ओकेजनली के बाद दूसरा शब्द आता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से, ગુજરાતીમાં ભાગ્યે જ। પણ એવો બીજો પણ શબ્દ છે, उसको हम कहते हैं रेयरली या फिर हार्डली एवर। इसमें श्योरिटी और कम हो जाती है, बहुत मुश्किल से, ऐसा। और सबसे लास्ट वाला शब्द है कभी नहीं, जिसको हम कहते हैं नेवर। मतलब मान लो किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई शब्द आता है तो उसकी एक फिक्स जगह होती है, और वो जगह है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। माने फर्स्ट वर्ड जो करता है और दूसरा वर्ड जो क्रियापद है, ये दो के बीच में सेंटेंस आता है। अब कैसे आता है, कुछ एग्जांपल देख लेते तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूं, हूं हमेशा साचू बोलू छू। अब कई बार ये होता है ना कि लोग ऐसे सेंटेंस बोलते कि ऑलवेज आई स्पीक ट्रूथ, तो वो गलत हो गया। आई स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, ये ज्यादातर लोग बोलते हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑलवेज इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी भी चीज को हम कितनी बार करते हैं तो ऑलवेज का मतलब सर हमेशा करते हैं, कल भी करता था, आज भी करता हूं, परसों भी करूंगा। तो इसकी जगह फिक्स है कि इसको फर्स्ट और सेकंड वर्ड माने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाएंगे, तो सही ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूं, हूं हमेशा साचू बोलू छू। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए किसी और एडवर्ब के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी माताजी, मारी मम्मी ज्यादातर, मोटा भागे सवारे वહેલી उठे छे, सुबह जल्दी उठे। मेरी मम्मी ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट सुबह में जल्दी उठ जाती है। हार्डली कभी कभी वो लेट उठती है, बाकी ज्यादातर मान लो हफ्ते में 7 में से 6 दिन वो जल्दी उठती है। संडे को शायद आधा घंटा या 15 मिनट लेट उठती होंगी। तो इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो ये जो शब्द है ज्यादातर, वहां पे हम शब्द कोई भी ले सकते हैं। आप यूजुअली भी ले सकते हो, आप जनरली ले सकते हो, मोस्टली ले सकते हो।
यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया यूजुअली, माने वो थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये इसका पोजीशन क्या होगा, माई मदर, दैट इज सब्जेक्ट करता है, और वेक्स अप माने उठना, वो क्रियापद दोनों के बीच में रख दिया। तो माई मदर यूजुअली वेक्स अप अर्ली। मैं ये भी कह सकता था कि माई मदर जनरली वेक्स अप अर्ली। मैं ये भी कह सकता था कि माई मदर मोस्टली वेक्स अप अर्ली। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम कई बार कमाटी बाग जाते हैं। कमाटी बाग हमारे बड़ौदा शहर का बहुत ही फेमस पार्क है, बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ पे जू भी है, प्लेनेटेरियम भी है, और बहुत सारे खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। इट्स अ बिग गार्डन। रोज सुबह में लोग वहाँ पे जॉगिंग करने भी जाते हैं। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सब बंद पड़ा है, ठप हो गया है, बट दिस इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। तो मुझे अगर ये कहना है कि हम कई बार कमाटी बाग जाते हैं, तो आई कैन से वी ओफन विजिट कमाटी बाग, or we often go to Kamati Bagh. I can also use another adverb, that is frequently. So we frequently visit Kamati Bagh या फिर we frequently go to Kamati Bagh. इंपॉर्टेंट ये है कि ये शब्द जो है फ्रीक्वेंटली या ओफन, उसका पोजीशन, उसको कहाँ पे रखना है सेंटेंस में, उसका सही जगह है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, मतलब पहले शब्द और दूसरे शब्द के बीच में। इसके बाद और एक एग्जांपल देंगे। मुझे ये कहना है कि वो कभी कभी मॉल जाता है, तो ही समटाइम्स गो टू मॉल। कई बार सेंटेंस में आप देखते हो कि लोग समटाइम्स को आगे लगा लेते हैं, समटाइम्स ही गोज टू मॉल या फिर ही गोज टू मॉल समटाइम्स। अब देखिए प्रैक्टिकली ये ना कि हमारे देश में 100% करेक्ट इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, और कई बार ये होता है ना कि गलत इंग्लिश से हम इतने ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं कि अगर कोई सही इंग्लिश बोलता है तो हमको डाइजेस्ट नहीं होता, हम उसको डाउट करते कि यार ये इसने गलत बोला लगता है, जबकि वो सही बोलता है। सही शब्द है ही समटाइम्स गोज टू मॉल, पर प्रैक्टिकली नोबडी थिंक्स अबाउट दैट, नोबडी कंसिडर्स इवन। तो प्रैक्टिकली तो लोग हड़बड़ी में, जल्दी में इंग्लिश बोलने में बहुत गड़बड़ करते हैं, बोल देते समटाइम्स ही गोज टू मॉल, ही गोज टू मॉल समटाइम्स। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, प्रैक्टिकली डोंट बी सो मच cautious. But if you know that the right place of this particular adverb is between subject and verb, make sure that whenever you use that word, you use it correctly. So यहाँ पे sometimes की जगह मैं और भी शब्द यूज करता था, जैसे occasionally. So I could also say he occasionally goes to mall या he occasionally visits mall. Let's have a look at one more example. वो बहुत मुश्किल से एकदम कभी कभी साड़ी पहनती है, मतलब उसको ज़्यादा वेस्टर्न आउटफिट पसंद है, पर बहुत मुश्किल से उसको बहुत मनाया, बहुत बोला, तब जाके उसने साड़ी पहनी। सो शी रेयरली वेयर साड़ी, मतलब जैसे वो ईद का चांद जैसी बात हो गई ना, भाग्येज बड़ी मुश्किल से वो साड़ी पहनती है, मतलब मान लो साल में एक बार साड़ी पहनती होगी। सो शी रेयरली पुट्स ऑन साड़ी, शी रेयरली वेयर साड़ी। और मान लो आप कोई चीज करते ही नहीं हो कभी भी, तो यू कैन यूज अ वर्ड नेवर, बट वेयर टू कीप दैट वर्ड। कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हमें क्यारे कोई नहीं मश्करी नहीं करता, तो इसको बोलेंगे हम वी नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, वी नेवर टीज अदर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, देयर इज नो होमवर्क टुडे, बट विल सून कैच अप। आई होप ये 3 सेशन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमने शुरुआत किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से, उसके बाद लास्ट सेशन में हमने 12 टेंसेस के बारे में बात किया, और उसके बाद आज हमने कुछ ऐसे टेंसेस के बारे में बात की जहाँ पे 2 टेंसेस में कंफ्यूजन हो सकता था या शायद हो रहा था। तो हमने कोशिश किया कि वो टेंसेस में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह से समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो डिफरेंसेस समझे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हो, आप फ़ोन करके बात कर सकते हो। आई विल बी ग्लेड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और उसके बाद हमने जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक देखे, उसको भी आप एक बार ध्यान से रेफर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम अगेन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।